लोहार भारत में पाई जाने वाली एक व्यावसायिक जाति है। इन्हें लुहार, लोहरा और पांचाल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में लोहार को स्थानीय रूप से लोहरा या लोहारा के नाम से जाना जाता है। पुराने समय से ही लोहा या इस्पात से अलग अलग तरीके की वस्तुओं को बनाना इनका पारंपरिक कार्य रहा है, इसीलिए इन्हें लोहार कहा जाता है। यह हथौड़ा, चीनी और भाथी जैसे औजारों का प्रयोग करके दरवाजा, ग्रिल, रेलिंग, कृषि उपकरण, बर्तन और हथियार आदि बनाते हैं। अधिकांश लोहार अभी भी धातु निर्माण के अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हालांकि यह जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी और दूसरे काम धंधा भी करने लगे हैं। प्राचीन काल से ही इन्हें समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। यह आम लोगों के लिए कृषि उपकरण तथा घर में प्रयोग किए जाने वाले सामान बनाते थे। यह राजा महाराजा के सेनाओं के लिए हथियार भी बनाते थे। आइए जानते हैं लोहार समाज का इतिहास। लोहार शब्द की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? धर्म से यह हिंदू, मुसलमान या सिख हो सकते हैं। भारत में निवास करने वाले अधिकांश लोहार हिंदू धर्म को मानते हैं। यह भगवान विश्वकर्मा और हिंदू अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। धार्मिक आधार पर हिंदू लोहार को विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है, जबकि मुस्लिम लोहार सैफी कहलाते हैं। यह भगवान विश्वकर्मा के वंशज होने का दावा करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपनाम है इनका। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख भागों में उपनाम इनका विश्वकर्मा और ठाकुर है। दिल्ली में इनका उपनाम लोहार मिस्त्री और पांचाल है। लोहार जाति दो उप समूहों में विभाजित है, गाडिया लोहार और मालविया लोहार। हिंदू लोहार जाति के प्रमुख गोत्र बडगुजर, तंवर, चौहान, सोलंकी, करहेड़ा, परमार, भूंड, डांगी, पटवा, जसपाल, तावड़ा, धारा, शांडिल्य, भीमरा और भारद्वाज है। हिमाचल प्रदेश में तारखान और लोहार दो जातियां हैं। सिख लोहार को तारखान के नाम से जाना जाता है और इन्हें ओबीसी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ लोहार जाति को अनुसूचित जाति के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश में इन्हें ओबीसी जाति के रूप में और बिहार में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 12वीं शताब्दी में रचित राजतरंगिणी अनुवादित सर मार्क ऑरेलस्टीन के अनुसार लोहार के प्रमुखों का परिवार खासा जनजाति से था। लोहार वंश का केंद्र लोहार कोटा नामक एक पहाड़ी किला था, जिसका सटीक स्थान एक लंबे समय तक अकादमिक बहस का विषय रहा है। कल्हड़ के एक अनुवादक स्टीन ने कुछ सिद्धांतों पर चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि यह पश्चिमी पंजाब और कश्मीर के बीच व्यापार मार्ग पर पहाड़ों की पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार यह कश्मीर में ही नहीं बल्कि लोहार के राज्यों में भी था, जो सामूहिक रूप से लोहारिन के नाम से जाना जाने वाला बड़े गांव के समूह के आसपास केंद्रित था। सिंहराज नामक लोहार के राजा की बेटी दिद्दा ने कश्मीर के राजा सेन गुप्ता से शादी की। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों को एकजुट किया। इस काल में अन्य समाजों की तुलना में कश्मीर में महिलाओं को उच्च सम्मान दिया जाता था और जब 958 में सेन गुप्ता की मृत्यु हो गई तो महारानी दिद्दा ने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु द्वितीय के लिए राज प्रतिनिधि यानी शासनकारी के रूप में सत्ता संभाली। 972 में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटों नंदीगुप्त, त्रिभुवनगुप्त और भीमगुप्त के लिए एक ही कार्यालय का प्रदर्शन किया। 980 में भीमगुप्त की मृत्यु के साथ ही वह अपने आप में शासक बन गई। बाद में महारानी दिद्दा ने कश्मीर में अपना योग्य उत्तराधिकारी होने के लिए अपने भतीजों में से संग्राम राज को गोद ली, जो उसके भाई लोहार के शासक उदयराज का पुत्र था। इस निर्णय से जब वर्ष 1003 में वृद्ध महारानी अपने संघर्षों के दृश्य से विदा हो गई तो कश्मीर का शासन नए राजवंश लोहार वंश का उदय हुआ। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। संग्राम राज बड़े न्यायप्रिय उदारवादी राजा थे। उनके शासन अवधि में प्रजा सुख चैन से दिन व्यतीत कर रही थी। किसी भी प्रकार का अभाव और विकार लोगों में नहीं था। संग्राम राज कश्मीर के खिलाफ महमूद गजनवी के कई हमलों को खदेड़ने में सक्षम रहे और उन्होंने मुस्लिम के खिलाफ शासक त्रिलोचन पाल का समर्थन भी किए। संग्राम राज के बाद अनंत को लोहार वंश का राज सिंहासन मिला, जिन्होंने अपनी वीरता, धीरता और शौर्यता के बल पर शासनकाल को संभाला और सामंतों के विद्रोह को कुचला और अपने शासन का विस्तार भी किया। शासन सत्ता सुचारू रूप से कायम करने में सफल रहे
उनकी प्रशासन में उनकी पत्नी रानी सूर्यमती सहयोग करती थी। रानी सूर्यमती में कुशल रानी के गुण विद्यमान तो था ही, साथ साथ उनमें एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेतृत्वकर्ता के गुण भी कूट कूट कर भरे थे। वह शासन के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बराबर विचार विमर्श करती थी। रानी के द्वारा प्रतिपादित किया गया नियम कानून अकाट्य सिद्ध होता था। यहाँ तक कि स्वयं राजा अनंतराज और उनके मंत्रिमंडल भी रानी सूर्यमती के द्वारा बनाए गए नियम कानून में कोई कमी नहीं निकाल पाते थे। उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून ज्यों के त्यों लागू कर दिया जाता था। राजा अनंत के पुत्र कलश थे जो राज्य का उत्तराधिकारी बने। कलश का पुत्र हर्ष का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि वह स्वयं महाविद्वान, प्रखर बुद्धि, दार्शनिक, कवि और कई भाषाओं और विद्याओं का ज्ञाता था। कल्हण राजा हर्ष के आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा। उसके अत्याचारपूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर उत्सल और सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। राज्य में आंतरिक अशांति के कारण हुए विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष के पुत्र भोज एवं हर्ष दोनों की हत्या कर दी गई। लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह लोहार वंशी थे। उन्होंने अपने युद्ध कला कौशल से यूनानी मूल के यवनों को परास्त किया और राज्य की सीमा का विस्तार शुरू किया। जयसिंह कल्हण के राज तरंगिणी का अंतिम शासक थे और उसी समय में राज तरंगिणी भी पूरी हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।